हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में वंडरवाल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें लंदन फोर्सेस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लास्ट टाइम जो लंदन फोर्सेस था उसको हम क्या बोल सकते थे? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। जबकि आज है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा? लास्ट वाला जो लंदन फोर्स था वो हमने देखा था कि वो जो फोर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। आज हम देखेंगे कि ये वाला फोर्स होगा वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कितना स्ट्रॉन्ग ये फोर्स होगा। ठीक है, तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ फोर्स exist between a polar molecule and a non-polar molecule. ठीक है, किस किस के बीच में है? एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। अब जो पोलर मॉलिक्यूल होगा भाई, उसकी तो डाइपोल मूवमेंट परमानेंट होगी, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके जब हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। तो वही चीज कह रहे डाइपोल मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगी, और एक दूसरा जिसकी जो नॉन पोलर है, जिसकी कोई डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट हम इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है The polar molecule has permanent dipole moment, while the non-polar molecule has no dipole moment। आई बात समझ में? जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी कोई डाइपोल मूवमेंट एक्चुअल में होगी नहीं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल है, पहले इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मैंने पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा कि भाई उसका नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर कोइंसाइड्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरे पास हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लोरीन के साइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, ये किसका साइन होता है? डेल्टा बोलते हैं, स्लाइटली कह सकते हो, हल्का सा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे आयनिक में तो क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, सिंपल डिस्प्लेस हुए हैं। थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बीच में होने चाहिए थे वो क्लोरीन की तरफ चले गए। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके बगल में बैठा हुआ है कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लाइक CO2 हो सकता है, CH4 हो सकता है, कोई भी नोबल गैसेस हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। तो इस नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। बट जैसे ही ये नॉन पोलर जो होगा वो पोलर के नजदीक जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। मतलब कि ये क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज किस तरफ खिसक गया, उसने रिपेल किया, अदर एंड पे नेगेटिव चला गया, और जो उसके नजदीक वाली एंड थी उसके ऊपर पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आई बस समझ में? था ना सिंपल सा लॉजिक, बस यही लॉजिक है। अब बात ये आती है कि भाई ये फोर्स किस केस में ज्यादा होगा। तो पहली बात तो इसके डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी वो दूसरे को पोलराइज कर पाएगा। और दूसरी बात क्या होगी कि ये जो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए खुद को पोलराइज करने की, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज। और ये पोलराइज कैसे हो सकता है, जब इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो।
साइज बड़ा होगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा और फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के इन्फ्लुएंस में आकर खुद को पोलराइज कर लेगा। पोलराइज होते ही इसमें डायपोल इंड्यूस होंगे और दूसरे मॉलिक्यूल के चार्ज से अट्रैक्टेड हो जाएगा। क्लियर सा है ना। तो देखो अब इसके अंदर अगर इसको लिखना कैसे होगा वो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सिंपल सा है अगर समझ में आ गया है तो। क्या कहता है, व्हेन a non-polar molecule, when a non-polar molecule which has symmetrical electron cloud, which has symmetrical electron cloud, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, सिमेट्रिकल है, is come in contact of a polar molecule, then तब क्या होगा, then the polar molecule will distort the electron cloud of non-polar molecule and thus the positive and negative center separate and dipole induces। ठीक है, और क्या हो जाएगा वहां पर जो डायपोल होगा वो डायपोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको पिक्चर के फॉर्म में जरूर दिखाना है। ठीक है, जो जहां पर भी पॉसिबल हो डायग्राम जरूर बनाओ। ठीक है, उससे हमारा जो आंसर होगा ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिखाओगे आप कि हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, और एक हमारे पास कौन है, वो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो जैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल इस पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाएगा, पहले तो क्या था, दोनों के दोनों अलग अलग थे, पर जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जाएंगे तो ये क्या करेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव और ये यहाँ पर नेगेटिव, और दोनों में क्या हो जाएगा यहाँ पर अट्रैक्शन। thus there exist an attractive forces between their ends. This force is called dipole induced dipole। ठीक है, this force is studied by Debye। Debye का नाम भी सुन चुके हो आप, है ना, डायपोल मूवमेंट की यूनिट होती है। ठीक है, तो वही साइंटिस्ट है, डिबाई ने इसको स्टडी किया था, और इस फोर्स को हम इंडक्शन फोर्स भी बोल सकते हो आप। क्लियर है। अब बात आती है कि भाई ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी बताया ना मैंने, पहला तो कौन सा था, डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगी उतनी जल्दी वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स affecting dipole induced dipole forces। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट हो गया डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल।
जो पोलर मॉलिक्यूल है उसकी डायपोल मोमेंट, जितनी ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी उतना ज्यादा ये फोर्स होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया ना, सिंपल सा है। और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। भाई साइज की बात क्यों कर रहा हूं कि साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, या ये कह सकते हो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो खुद को जल्दी से पोलराइज करवा दे। ये सिंपल सा। तो फिर से लिख सकता हूं ना मैं कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी अट्रैक्शन भी होगा। जैसे कि भाई मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास वाटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ है हीलियम, नियोन और आर्गन या क्रिप्टन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी गैस सबसे जल्दी डिसॉल्व होगी? अब गैस तो वो सबसे जल्दी डिसॉल्व होगी ना जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करे, बट वाटर के साथ तो नॉर्मली कोई भी गैस इंटरेक्ट नहीं करेगी, ये सब के सब नॉन पोलर है, ये पोलर है, सोल्यूबिलिटी बहुत कम होगी। बट फिर भी कम है तो भी अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूं कि इन चारों में भी सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी होगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा, क्रिप्टन। क्रिप्टन का साइज सबसे बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो वाटर उसको इजीली पोलराइज करेगा, पोलराइज होगा इसका मतलब चार्जेस इंड्यूस होंगे, अट्रैक्शन होगा और वो क्या हो जाएगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नंबर 3 है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नाम से पता लग रहे हैं, और कीसम फोर्सेस। ठीक, कीसम ने इनको स्टडी किया था, इस वजह से इनका नाम रख दिया कीसम फोर्सेस, जैसे कि लंदन फोर्सेस था उसी तरीके से। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे कि जिनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगी। और एक बात और ध्यान रखना कि जो लंदन फोर्स था वो सभी के बीच में होगा, वो जो हमने लास्ट पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, वहां पर भी लंदन फोर्स काम करेगा, वो यूनिवर्सल है, वो सभी के बीच में होगा ही होगा। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस, सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज एडजस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स which have permanent dipole moment, which have permanent dipole moment। कहता है कि ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा और उन मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, वो परमानेंट होगी, मतलब कि वहां पर जो डाइपोल मूवमेंट होगा खत्म नहीं होगा, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, NH3, NF3, कोई भी जिसकी भी डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ थी, वो सब के सब कहां पर आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट होती है, नॉन जीरो होती है, तो इसका मतलब कि इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। फिर दूसरी बड़ी बात क्या होगी कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो इन तीनों फोर्स में सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे स्ट्रांग का मतलब किस किस से, लंदन फोर्स से स्ट्रांग होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से स्ट्रांग होगा। वंडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स है ना, तो उस वीक फोर्स का सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो क्या, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, H2O का हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हो गया। अब ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया,
तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स का कहलाएगा डाइपोल डाइपोल। HCl ले लो, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है बट ये वाला जो फोर्स है वो आणविक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा वीक होगा, क्योंकि वहां पर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस क्या होता है, कंप्लीट वन होता है, जबकि यहाँ पर जो चार्जेस है वो क्या होंगे, वो स्लाइटली चार्ज है, हल्का सा चार्ज है। ठीक है, तो ये बहुत ही वीक फोर्स होगा आयोनिक के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें कि भाई जो हमारे पास जो डायपोल डायपोल फोर्स है उसका फैक्टर क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रोंगर कब बनेंगे, तो कौन सी चीज होगी, सिंपल सी बात है ना कि डायपोल मूवमेंट जो मॉलिक्यूल है जिनके बीच में डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उनके डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी तो डायपोल डायपोल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रोंगर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या कहता है, हम सिंपल लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो सिंपल एक ही चीज होगी, डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर molecules as the dipole moment of polar molecules increases, the attraction between them also increases and hence force। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं इसका कि जो डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता हो, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है, साइज भी लगभग एक जैसा है, क्योंकि साइज भी हमने ध्यान में रखना है, साइज वन डर वाल फोर्स लंडन फोर्स साइज पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक हमने ले लिया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमने ये दो मॉलिक्यूल लिए, दिखने में एक जैसे हैं, एक बेंजीन है, दो क्लोरीन है, तो साइज भी लगभग एक जैसा हो गया, साइज भी क्या हो गया, लगभग एक जैसा हो गया। तो किस केस में डायपोल डायपोल फोर्स ज्यादा होंगे, या फिर ये कहूं कि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सिंपल कौन से फोर्स पे डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, या सिंपली कह लो वन डर वाल फोर्सेस पे। ठीक है, कि उसका पड़ोसी के साथ कैसा बिहेवियर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके खुद के बॉन्ड कैसे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना कि अगर मैं दो मॉलिक्यूल लूं इसके, दो मॉलिक्यूल लूं इसके, तो किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा, उनकी डायपोल मूवमेंट निकालूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, नियर अबाउट 120 डिग्री। अब कार्बन भी यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी क्लोरीन है, ये भी कार्बन है, ये भी क्लोरीन है, मतलब इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट सभी की क्या हो गई, सेम। इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स सबकी क्या है, सेम है। अभी यहां पर भी तो कार्बन ही है, यहां पर भी क्लोरीन है, ये भी कार्बन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी कार्बन है, ये भी क्लोरीन, और ये भी कार्बन, ये भी क्लोरीन। तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स कैसे हैं, सारे के सारे सेम हो गए। इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट सेम है, बट हम जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर एडिशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल काम आएगा। तो मैं अगर मैं इसकी डायपोल मूवमेंट निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड कोस ऑफ एंगल थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सारी कुछ ऐड हो जाएगी ना, ये हमारे पास ऑर्थो फर्स्ट वाले का डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। अब मैं दूसरे वाले के डायपोल मूवमेंट कैसे निकालूंगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड और मल्टीप्लाई कोस ऑफ 120। कोस 120 क्या होता है, नेगेटिव होता है,
तो वैल्यू क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसकी डायपोल मोमेंट कम है, इसी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, वैन डर वाल फोर्स वीक होगा। समझ में आएगा। तो डायपोल मूवमेंट हमारी हेल्प करेगी, तो जिसकी डायपोल मूवमेंट कम होगी उसका डायपोल फोर्सेस कम, जिसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा उसके डायपोल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करोगे, इनके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको भी करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का। ओके, थैंक यू।